हाय एवरीवन, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग करेंगे गवर्नमेंट बजट का पार्ट 6। देखो, इस चैप्टर की 5 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। जो शुरुआत की 4 वीडियोस हैं, मैंने उसके अंदर आपको इस चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी कराई है काफी डिटेल के अंदर। और 5th पार्ट के अंदर हम लोगों ने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करे हैं। कल ही मैंने सारी वीडियोस देखी थी, तो सारी वीडियोस काफी डिटेल्ड वीडियोस हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ईच एंड एवरी टॉपिक कवर है। सिर्फ एक लास्ट का हमारा टॉपिक रहता था बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड बजट, वो लास्ट ईयर सिलेबस से डिलीटेड था, तो मैंने नहीं कराया था। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको वही कराऊंगी, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड बजट मतलब समझाऊंगी, मेरिट्स और डीमेरिट्स हम लोग डिस्कस करेंगे और बताऊंगी कि प्रैक्टिकली बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड बजट का कंट्री पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। और उसके बाद में इस वीडियो को सीक्वेंस में अरेंज कर दूंगी प्लेलिस्ट में। आपको क्या करना है, आपको ये 6 के 6 पार्ट सीक्वेंस में देखने हैं, समझने हैं। जैसे ही आप ये 6 पार्ट्स कंप्लीट करोगे, आपका गवर्नमेंट बजट 100% तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में देखो, इस चैप्टर के मैंने एमसीक्यूज भी अपलोड कर रखे हैं। अगर आपको एमसीक्यूज लगाने हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगी, आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हो, वहां से एमसीक्यूज कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और कहनी थी मुझे आप लोगों को। देखो, आप लोग सब अलग अलग बुक्स फॉलो करते हो। कोई बच्चा हो सकता है टीआर जैन फॉलो कर रहा है, कोई कोई दूसरी रेफरेंस बुक फॉलो कर रहा है, कोई एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है। तो देखो, हो सकता है कि मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ और आपकी बुक में जो टॉपिक्स हैं वो शफल्ड हो। कोई टॉपिक आपकी बुक के अंदर पहले दे रखा है, मैंने उस टॉपिक को बाद में कवर करा है। टॉपिक्स मैं आपके सारे कवर करती हूँ। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरे सामने सबसे पहले मैं अपने सेशन का सिलेबस रखती हूँ, एक प्रीवियस ईयर का सिलेबस भी रखती हूँ, ताकि कंपेयर कर सकूं क्या एडिशन हुआ है, क्या डिलीशन हुआ है। एनसीईआरटी रखती हूँ, प्लस टीआर जैन हमारी रेफरेंस बुक रखती हूँ, उसके बाद में वीडियो बनाती हूँ। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, मैं आपके सारे टॉपिक्स कवर कर रही हूँ। कई बार बच्चे क्या करते हैं, पार्ट 1 देखते हैं वीडियो का और कमेंट करते हैं कि मैम आपने तो ये टॉपिक कराया ही नहीं। अरे बच्चे, सेकंड पार्ट तो देखो, उस वीडियो का थर्ड पार्ट तो देखो, क्या पता वो टॉपिक आपका सेकंड और थर्ड पार्ट में कवर हो रहा हो। क्योंकि अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं इतने सालों का एक्सपीरियंस रखती हूँ कि मैं आपका कोई टॉपिक मिस नहीं होने दूंगी, आप लोगों के साथ में मतलब कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूरा पढ़ाऊंगी। हाँ, रेफरेंस बुक में बहुत सारे टॉपिक्स एक्स्ट्रा होते हैं जो इररिलेवेंट है, जिनके आने का कोई सेंस नहीं है, आपके सिलेबस में गिवन नहीं है, उनको मैं स्किप करती हूँ। बट इफ यू वांट तो मैं उनको भी कवर कर दूंगी आगे से। तो सिलेबस आपका पूरा कवर होता है, बस आप वीडियोस को सीक्वेंस में देखा करो। दिस इज माय रिक्वेस्ट। तो शुरू करते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब देखो, सबसे पहले तो ये रिवाइज करते हैं कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है। तो गवर्नमेंट बजट क्या है, ये एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो बताता है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, यानी कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर गवर्नमेंट के पास में कितनी तो रिसीट्स आएंगी, यानी कि कितनी तो गवर्नमेंट की रिसीट्स होंगी, गवर्नमेंट के पास में कितना पैसा आएगा। हम लोग टैक्सेस पे करते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर टैक्सेस पे करता है, हम लोग अलग अलग चीजों के लिए फाइन सरकार को पे करते हैं, पेनल्टीज पे करते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए हम लोग गवर्नमेंट को फी पे करते हैं, अलग अलग तरह की रजिस्ट्रेशन फीस हम लोग सरकार को पे करते हैं। प्लस गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, वहां से भी गवर्नमेंट को इनकम होती है। तो ये जो गवर्नमेंट बजट है, ये बताता है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर गवर्नमेंट की कितनी तो रिसीट्स होने वाली हैं और कितना गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होगा। गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों पर एक्सपेंडिचर करती है, हम लोगों के लिए रोड्स बनवाती है, डैम्स बनवाती है, स्कूल्स खोलती है, हॉस्पिटल्स कंस्ट्रक्ट करवाती है, तो बहुत सारा सरकार खर्चा भी करती है। तो गवर्नमेंट बजट क्या है, ये एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो बताता है कि नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के अंदर गवर्नमेंट की कितनी रिसीट्स होंगी और गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करने वाली है। अब हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ रखी है, एक लास्ट टॉपिक हमारा रहता है, वो क्या है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड बजट। ये जो गवर्नमेंट का बजट होता है, इसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक होता है बैलेंस्ड बजट, वहीं दूसरा होता है अनबैलेंस्ड बजट। पहले यहीं पर समझ लो, देन बुकिश लैंग्वेज पर आएंगे। देखो, हम लोगों ने देखा कि आने वाले साल के अंदर गवर्नमेंट की रिसीट्स कितनी होंगी, सपोज 100 रुपीज। सरकार की रिसीट्स कितनी होंगी, 100 रुपीज होंगी। सरकार के पास में 100 रुपीज आएंगे। ये समझ लो, कुछ पैसा टैक्सेस से आया है, कुछ सरकार की इनकम है, कुछ फाइन्स पेनल्टीज कैसे भी करके, और 100 रुपए ही सरकार ने खर्च भी कर दिए। यानी कि जितनी गवर्नमेंट की रिसीट्स हुई, उतना ही गवर्नमेंट का अगर एक्सपेंडिचर भी हो गया, सेम है, तो हम लोग क्या कहेंगे, भाई हमारा बजट कैसा है, बैलेंस्ड बजट है। ठीक है। अब यही जो बजट है, ये अनबैलेंस्ड भी हो सकता है। कैसे हो सकता है अनबैलेंस्ड, गवर्नमेंट के पास में रिसीट्स तो हुई 100 की, बट इसमें से गवर्नमेंट सिर्फ खर्चा करती है 80 रुपीज का, 20 रुपए बच गए। तो ये क्या है, एक अनबैलेंस्ड बजट है, यहाँ पर बैलेंस नहीं हो रहा। वही मैं कहती हूँ कि गवर्नमेंट की रिसीट्स हुई 100, बट गवर्नमेंट ने खर्चा करा 120 का। ऐसा भी हो सकता है, गवर्नमेंट बोरोइंग्स करके भी खर्चा कर सकती
होती है, ये भी क्या है, एक तरह का अनबैलेंस्ड बजट है। तो यही हम लोगों को आज की क्लास में पढ़ना है कि बैलेंस्ड बजट क्या है, अनबैलेंस्ड बजट क्या है, इन दोनों के क्या मेरिट्स होते हैं, क्या डीमेरिट्स होते हैं। तो शुरू करते हैं बैलेंस्ड बजट से। A balanced budget is that budget in which estimated government receipts are equal to estimated government expenditure। ये सरकार का एक ऐसा बजट है जिसके अंदर सरकार की जितनी रिसीट्स होती हैं कि आने वाले साल के अंदर सरकार इतनी रिसीट्स करेगी, इतनी गवर्नमेंट की इनकम होगी, उतना ही गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी होता है। अगर गवर्नमेंट कहती है कि हमारी रिसीट्स होंगी 100 करोड़ की, तो गवर्नमेंट कहती है भाई हमारा खर्चा भी होगा 100 करोड़ का, दोनों चीजें इक्वल होंगी, गवर्नमेंट की रिसीट्स और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इक्वल होगा। इस तरह के बजट को बोला जाता है बैलेंस्ड बजट। क्लियर है यहां तक? अब इस बजट के मेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं? देखो, सरकार का जो बजट है वो बैलेंस्ड है, यानी कि जितना पैसा आएगा उतना ही पैसा सरकार खर्च भी कर देगी। तो ये बताता है दैट द गवर्नमेंट डज नॉट डू वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो किसी तरह का वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं कर रही, कोई आलतू फालतू अनप्रोडक्टिव खर्चा नहीं कर रही। सेकेंड, ये शो करता है कि गवर्नमेंट कैसी है, फाइनेंशियली स्टेबल है। हमारी जो सरकार है वो फाइनेंशियली स्टेबल है, ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, जितना पैसा आया उतना पैसा खर्च कर दिया। ये शो कर रहा है हमारी सरकार का फिस्कल डिसिप्लिन की हमारी जो सरकार है उसने अपने फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा है। हमारी सरकार जो है वो फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड है, स्टेबल है। समझ में आती है यहां तक बातें? अब इसी बैलेंस्ड बजट के कुछ डीमेरिट्स भी हो सकते हैं। तो डीमेरिट समझने के लिए सबसे पहले मैं एक चीज आपको याद दिलाती हूँ, हम लोगों ने पीछे पढ़ रखी है। देखो, एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो 4 चीजों से मिलकर बनती है। कौन कौन सी चीजें? एक होता है सी, सेकेंड है आई, थर्ड आता है जी और लास्ट आता है एक्स माइनस एम। अच्छा, क्या होता है इसका मतलब? एडी का मतलब है एग्रीगेट डिमांड, कि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो जितनी भी डिमांड कर रहे हैं, हमारी कंट्री की जो पूरी डिमांड है, टोटल डिमांड है, उसे बोला जाता है एग्रीगेट डिमांड। कैसे बनती है? ये है सी। सी का मतलब है हम हाउस होल्ड सेक्टर जो कंजम्पशन कर रहे हैं, हम लोग जो चीजें खरीद रहे हैं, हम लोग जो खर्चा करते हैं, उसे बोला जाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हम हाउस होल्ड सेक्टर जो खर्चा करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? सी। याद रहेगा, मैं यहाँ पर छोटा सा लिख देती हूँ, ये किसका खर्चा है? हाउस होल्ड सेक्टर का खर्चा है। आय का मतलब होता है प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो प्रोड्यूसर है वो कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो कितना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है। वहीं जी का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हमारी जो सरकार है वो भी किसी ना किसी तरह का एक्सपेंडिचर करती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, स्कूल्स खुलवाना, कॉलेजेस खुलवाना, रोड्स बनाना, डैम्स बनवाना, हमारे फार्मर्स को सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करना, लोगों के वेलफेयर के लिए सरकार खर्चा करती है। और लास्ट आता है हमारा नेट एक्सपोर्ट्स, जिसका मतलब है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो हमारे यहाँ पर 2 चीजें अभी हमारे काम में आने वाली हैं, एक तो सी और एक जी। अब ध्यान से समझना कि बैलेंस्ड बजट के क्या क्या डीमेरिट्स हो सकते हैं। It does not offer any solution to the problem of unemployment। देखो, अगर हमारी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि बेरोजगारी है, लोगों को काम नहीं मिल रहा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, तो बैलेंस्ड बजट जो है वो इस अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकता। उल्टा हो सकता है वो इस प्रॉब्लम को बढ़ा दे। किस तरह से ऐसा हो सकता है? देखो, यहाँ पर हमारा बजट कैसा है? बैलेंस्ड है, यानी कि जितनी गवर्नमेंट की रिसीट्स है उतना ही गवर्नमेंट का क्या है? एक्सपेंडिचर। अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो लिंक्ड विद लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब ध्यान से समझना, मैं कहती हूं अगर कंट्री के अंदर एग्रीगेट डिमांड कम है, ये जो एग्रीगेट डिमांड है ये कम है, अगर ये डिमांड कम होगी तो इसका कंट्री पर क्या असर होगा? लोग डिमांड नहीं कर रहे, ना हाउस होल्ड सेक्टर डिमांड कर रहा है, ना सरकार डिमांड कर रही है, कंट्री के अंदर बिल्कुल भी डिमांड नहीं है, डिमांड बहुत कम है। तो इसकी वजह से क्या होगा? प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। अब अगर प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन कम करना है तो उसे कम लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। कम लेबर की रिक्वायरमेंट है, कहीं ना कहीं वो अपनी जो एग्जिस्टिंग लेबर है उसे भी हटा देगा, उसे कम लेबर की रिक्वायरमेंट है, तो कंट्री के अंदर ऐसी सिचुएशन में और क्या आएगा? अनएम्प्लॉयमेंट होगा, बेरोजगारी फैलेगी। अब यहां पर सरकार इस सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए क्या कर सकती है? सरकार कर सकती है कि सरकार खुद का खर्चा बढ़ा दे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दे। अगर सरकार खुद का खर्चा बढ़ाएगी तो ये जी बढ़ेगा। ये क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये जी
जीडीपी बढ़ेगा मतलब अपने आप हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज होगी। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तो प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, सरकार डिमांड ज्यादा कर रही है, प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। अगर वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा तो उसे ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बट इस सिनेरियो में गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर ज्यादा रखना पड़ेगा। बट यहाँ पर हमारा बजट कैसा है, बैलेंस्ड है। तो अगर हमारा बजट बैलेंस्ड है तो यहाँ पर किसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। देखो एक सिचुएशन और बताती हूँ, सरकार ऐसा भी कर सकती है कि सरकार अपनी रिसीट्स कम कर दे, उल्टा भी कर सकती है, रिसीट्स कम कर दे। मेजर गवर्नमेंट को रिसीट्स कहां से होती है, टैक्सेस से, जो हम लोग सरकार को टैक्सेस पे करते हैं। कहीं ना कहीं सरकार ये टैक्सेस अगर कम कर देगी तो हमारे हाथ में पैसा ज्यादा रहेगा। भाई हम लोगों ने टैक्स अगर कम पे करा है तो कहीं ना कहीं हमारे हाथ में पैसा ज्यादा है, हमारे हाथ में पैसा ज्यादा है तो हम लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर का कंजम्पशन बढ़ेगा। कंजम्पशन बढ़ेगा, अगेन एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। प्रोडक्शन अगर उसे ज्यादा करना है तो ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होगी और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बट अगर सरकार इन रिसीट्स को भी कम ना करे, टैक्सेस को कम ना करे या फिर अपने एक्सपेंडिचर को भी ना बढ़ाए, इस बजट को बैलेंस ही रखती है, इन दैट केस सरकार कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रही। और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रही मतलब यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड कम है, प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, प्रोडक्शन कम होगा, अल्टीमेटली कंट्री के अंदर क्या आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। क्लियर है। सेकंड, बैलेंस्ड बजट इज नॉट गुड फॉर लेस डेवलप्ड कंट्रीज। अगर कोई देश लेस डेवलप्ड है तो उसके लिए बैलेंस्ड बजट सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगेन एग्रीगेट डिमांड कैसे आता है, हाउस होल्ड सेक्टर का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर कोई लेस डेवलप्ड कंट्री है तो उसके अंदर उल्टा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा होना चाहिए। गवर्नमेंट को उस इकोनॉमी को पुश करने की जरूरत होती है कि गवर्नमेंट हैवी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करे, अपने आप कंट्री का एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी, प्रोड्यूसर को सप्लाई इंक्रीज करनी पड़ेगी, कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम दूर होगी। कहीं ना कहीं अगर सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो कंट्री का जीडीपी बढ़ता है। लेस डेवलप्ड कंट्रीज नीड अ बिग पुश इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट व्हिच लीड्स टू डेफिसिट बजट। क्योंकि जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनके अंदर ये जो गवर्नमेंट का खर्चा है ये ज्यादा होना चाहिए, खर्चा जो है वो रिसीट से ज्यादा होना चाहिए। रिसीट 100 की है तो खर्चा 150 का होना चाहिए और इसकी वजह से हमारा बजट कैसा होता है, डेफिसिट होता है, यानी कि अनबैलेंस्ड होता है। आगे पढ़ेंगे डेफिसिट बजट क्या है। तो इस तरह से जो बैलेंस्ड बजट है वो जरूरी नहीं है हमेशा कंट्री के लिए अच्छा हो। क्लियर हो गया यहां तक। अब इसी के साथ में मैं आपको बैलेंस्ड बजट का एक क्वेश्चन करवा देती हूँ। बैलेंस्ड बजट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। Does balanced budget leave aggregate demand unaffected in the economy? दोबारा पढ़ेंगे क्वेश्चन को ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या अगर हमारा बजट बैलेंस है तो उसकी वजह से जो एग्रीगेट डिमांड होती है कंट्री के अंदर, ये एग्रीगेट डिमांड ये अनअफेक्टेड रहती है, इस पर कोई असर नहीं होता? क्या ये सेम रहती है, ये इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती? तो मेरा आंसर है नहीं। अगर हमारा बजट बैलेंस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी एग्रीगेट डिमांड अफेक्ट नहीं होगी। अब इस चीज को पहले ध्यान से समझना। देखो बैलेंस्ड बजट का मतलब क्या होता है कि जितनी गवर्नमेंट की रिसीट्स हैं, जितनी गवर्नमेंट की रिसीट्स है, मैंने कहा गवर्नमेंट की रिसीट्स कितनी है 100, उतना ही गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कर दिया। गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कितना करा 100 रुपीज का। ये बजट कैसा है, बैलेंस्ड बजट है। अब सपोज करना ये जो गवर्नमेंट की रिसीट्स हुई हैं, ये रिसीट्स कहां से हुई हैं, जो हम लोगों ने टैक्सेस पे करे हैं उससे। ये जो सरकार की रिसीट्स हुई हैं वो कहां से हुई हैं, जो हम लोगों ने टैक्सेस पे करे हैं। अब अगर आप लोग सोच के देखो, हम लोगों ने 100 रुपए का टैक्स पे करा, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों की इनकम 100 रुपए से कम हो गई। अगर हम लोग ये टैक्स पे ना करते तो हम लोग इस 100 रुपए को क्या करते, खर्च करते, डेफिनेटली खर्च करते। बट क्योंकि हमने सरकार को टैक्स पे कर दिया, मतलब कहीं ना कहीं हमारी खर्च करने वाली इनकम कम हो गई। और खर्च करने वाली इनकम को बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। क्या कहते हैं, डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मतलब टैक्स के बाद में बची हुई जो इनकम होती है उसे बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। ये इनकम अगर हम लोग टैक्स ना देते तो हम हमारे काम में लेते, या तो हम लोग उसे कंज्यूम करते या फिर हम लोग इसे सेव करते, जो हमारी मर्जी आती वो हम लोग करते। तो कहीं ना कहीं हमारे डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई। कितने रुपए से, 100 रुपए से, क्योंकि ये 100 रुपए हम लोगों ने सरकार को टैक्स दिया। अब मान के चलो कंट्री के अंदर जो एमपीसी है वो कितना है, एमपीसी है 0.5।
अच्छा, एमपीसी क्या होता है? देखो, एमपीसी की फुल फॉर्म होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर आपकी इनकम 100 रुपए है, आपकी जेब के अंदर अगर 100 रुपए है, तो इस 100 रुपए का आप कितना पार्ट कंज्यूम करना चाहते हो। अगर आपकी जेब में 100 रुपए है तो 100 रुपए का कितना प्रपोर्शन आप खर्च करते हो, बचा हुआ आप क्या करोगे, सेव करोगे। तो एमपीसी 0.5 है, इसका मतलब 100 इंटू 0.5 कर दो, कितना आएगा 50। कि अगर हमारे ये जो 100 रुपए हम लोगों ने टैक्स ना दिया होता तो हमारी इनकम कितनी होती, 100 होती। इस 100 का हम लोग कितना पार्ट खर्च करते, कंज्यूम कितना पार्ट करते, हम लोग इस 100 का 50 रुपए खर्च कर देते। तो कहीं ना कहीं हमारा कंजम्पशन कम हो गया 50 रुपए से। मैं कहती हूँ एग्रीगेट डिमांड कैसे निकलता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम से हमारा एग्रीगेट डिमांड निकलती है। तो ये 50 रुपए कहीं ना कहीं हम लोगों ने कम खर्च करे क्योंकि हम लोगों ने सरकार को टैक्स दे दिया। तो देखा जाए तो हाउस होल्ड सेक्टर का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो गया, कितने रुपए से, 50 रुपए से। बट गवर्नमेंट ने यहाँ पर खर्चा कितने का करा था, 100 रुपए का। जितनी गवर्नमेंट की रिसीट्स थी उतना गवर्नमेंट ने खर्चा करा था। तो ये वाला खर्चा बढ़ गया था कितने रुपए से, 100 रुपए से। तो अगर आप नेट इफेक्ट देखो, ये तो प्लस के अंदर है, ये माइनस के अंदर है। तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज ही हुआ है, बट कितने रुपए से इंक्रीज हुआ है, 100 रुपए तो एग्रीगेट डिमांड के अंदर इंक्रीज हुए हैं और ये 50 रुपए की कमी हुई है। तो एग्रीगेट डिमांड 50 रुपए से बढ़ी है। जबकि क्वेश्चन क्या था कि अगर हमारा बजट बैलेंस होगा, अगर रिसीट्स एक्सपेंडिचर के इक्वल होंगी, तो क्या एग्रीगेट डिमांड अनअफेक्टेड रहेगी? नहीं, एग्रीगेट डिमांड में चेंज आया है। एग्रीगेट डिमांड कितने रुपए से इंक्रीज हुई है, 50 रुपए से। अब देख लो यहाँ पर लिखा है नो, अगर हमारा बजट बैलेंस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी एग्रीगेट डिमांड अनअफेक्टेड रहेगी। सपोज द ओनली सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू इज टैक्स, मैंने बता दिया। मान के चलो कि सरकार को जितनी भी इनकम हो रही है वो इनकम कहां से हो रही है, टैक्स से हो रही है। तो गवर्नमेंट की रिसीट्स कितनी हुई यहाँ पर, 100 रुपए। ये कौन सी रिसीट्स थी, जो सरकार को टैक्स से हुई। गवर्नमेंट ने खर्चा भी कितना कर दिया, 100 रुपए। ये कौन सा खर्चा है, गवर्नमेंट का खर्चा। पीपल हैव पेड टैक्स ऑफ ₹100, लोगों ने 100 रुपए टैक्स के दिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों की डिस्पोजेबल इनकम, वो इनकम जो लोग खुद यूज करते, वो इनकम कहीं ना कहीं 100 रुपए से कम हो गई। अगर मैं कहूंगी आपने 500 रुपए का टैक्स पे कर दिया, मतलब कहीं ना कहीं 500 रुपए से आपकी डिस्पोजेबल इनकम, आपकी यूज करने वाली इनकम कम हो गई। इसका मतलब क्या है, 100 रुपए से लोगों की इनकम कम हुई। हमने देखा एमपीसी कितना है, 0.5। ऑन एन एवरेज एक पर्सन अपनी इनकम का 0.5 पार्ट क्या करता है, कंजम्पशन के लिए खर्च करता है। ये सी है। तो ये हम लोगों ने निकाला, कितना आया, 50 आया। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि सी तो डिक्रीज हुआ हमारा 50 से और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ 100 से। इसका मतलब हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुई है कितने रुपए से, 50 रुपए से। तो क्लियर हो गया, थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन था बट आपको पता होना जरूरी है। तो ये हम लोगों ने देख लिया हमारा बैलेंस्ड बजट। अब सेकंड बजट आता है हमारे पास में, हमारा अनबैलेंस्ड बजट। एन अनबैलेंस्ड बजट इज दैट बजट, ये एक ऐसा बजट है जहां पर गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड रिसीट्स जो होती हैं वो गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के इक्वल नहीं होती। मैंने कहा अगर सरकार की रिसीट 100 है तो हो सकता है सरकार का खर्चा 120 हो। सरकार एक्स्ट्रा खर्चा कर रही है कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक से बोरो करके या किसी भी तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा बोरो करके। या फिर अगर मैं कहती हूँ सरकार की रिसीट्स 100 है, सरकार खर्चा सिर्फ 80 का ही कर रही है। दोनों ही केसेस के अंदर ये जो बजट है ये कैसा है, अनबैलेंस्ड बजट है। क्लियर हो गया। तो अनबैलेंस्ड बजट हमारा दो तरह का होता है, एक होता है सरप्लस बजट, वहीं दूसरा होता है डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट की जो रिसीट्स हैं वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से ज्यादा है। ऊपर वाला केस कौन से बजट का है, सरप्लस बजट का है। गवर्नमेंट की रिसीट्स जो है, सॉरी नीचे वाला, गवर्नमेंट की जो रिसीट्स हैं वो क्या है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से ज्यादा। इस तरह के बजट को बोला जाता है सरप्लस बजट। कौन सा है, ये नीचे वाला है बच्चे। वहीं अगर मैं कहूं कि गवर्नमेंट की रिसीट्स तो कम है बट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इन दैट केस गवर्नमेंट को क्या करना पड़ रहा है, पैसा बोरो करना पड़ रहा है। चाहे वो दूसरे देशों से बोरो करे, कहीं से भी पैसा बोरो करे, इस तरह के बजट को बोला जाता है डेफिसिट बजट। क्या कहते हैं, डेफिसिट बजट। दोनों के अपने अपने मेरिट्स हैं, अपने अपने डीमेरिट्स भी हैं। तो सरप्लस बजट कौन सा बजट है, ये एक ऐसा बजट है जिसके अंदर गवर्नमेंट की जो रिसीट्स होती हैं वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से ज्यादा होती है। रिसीट्स है 120 बट सरकार ने खर्चा करा सिर्फ 100 रुपए का, 20 रुपए सरकार की जेब में गए। इस तरह के बजट को क्या कहते हैं, सरप्लस बजट। अच्छा, क्या क्या मेरिट्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट प्लान सरप्लस बजट व्हेन द इकोनॉमी इज फाइटिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन। पहले मैं ऐसे ही समझा देती हूँ, उसके बाद में बुकिश लैंग्वेज पर आएंगे। मैंने कहा कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का मतलब है कंट्री के अंदर महंगाई है। क्या है, महंगाई, चीजों की प्राइसेस इंक्रीज हो रही है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, चीजों की प्राइसेस इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है
और डिमांड मैंने बताया कैसे निकलती है, डिमांड निकलती है C प्लस I प्लस G प्लस एक्स माइनस एम से। मैंने कहा कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन ज्यादा है, चीजों की प्राइसेस बढ़ रही हैं, प्रोड्यूसर को प्राइसेस बढ़ानी पड़ रही हैं क्योंकि कंट्री के अंदर डिमांड ज्यादा है और प्रोड्यूसर इतनी डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकता। अब अगर बजट सरप्लस है, इसका मतलब क्या है कि सरकार की रिसीट्स तो ज्यादा है और सरकार का एक्सपेंडिचर कम है। अब दोनों की सिचुएशंस देखना, सरकार की रिसीट्स ज्यादा है, सरकार की रिसीट्स का सबसे मेन सोर्स क्या है, गवर्नमेंट की इनकम का सबसे मेन सोर्स क्या है, जो सरकार हमसे टैक्सेस ले रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार हमसे टैक्सेस ज्यादा ले रही है, तभी गवर्नमेंट की रिसीट्स ज्यादा है, तभी गवर्नमेंट की इनकम ज्यादा है। हम लोग ज्यादा टैक्सेस पे कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास में जो खर्च करने वाली इनकम है, जो पीछे मैंने बताया डिस्पोजेबल इनकम, वो कम हो रही है। अब अगर हमारी डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो हम लोग खर्चा कम करेंगे, हमारा खर्चा अपने आप कम होगा, खर्चा कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो प्रोड्यूसर को अपने आप चीजों की प्राइसेस को गिराना पड़ेगा और कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो समझ में आया किस तरह से सरप्लस बजट जो है वो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब इसका एक दूसरा साइड भी समझो, देखो सरप्लस बजट का मतलब क्या है, रेवेन्यू ज्यादा एक्सपेंडिचर कम। अब हम एक्सपेंडिचर में चेंज कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कम, इसका मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम है, क्योंकि ये किसका एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का। ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम मतलब कहीं ना कहीं एग्रीगेट डिमांड गिर रही है, एग्रीगेट डिमांड गिर रही है, प्रोड्यूसर को चीजों की प्राइसेस गिरानी पड़ेंगी क्योंकि लोग डिमांड नहीं कर रहे, उसका प्रोडक्ट पड़ा पड़ा खराब होगा, वो प्राइसेस गिराएगा और कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो इस तरह से जो सरप्लस बजट होता है वो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। सरप्लस बजट डिक्रीजेस इन्फ्लेशनरी गैप, सरप्लस बजट की वजह से जो इन्फ्लेशन होता है इसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है क्योंकि सरप्लस बजट की हेल्प से एग्रीगेट डिमांड कम होती है। दोनों केसेस में मैंने आपको बता दिए, कंजम्पशन भी कम हुआ था क्योंकि रेवेन्यू यहाँ पर ज्यादा था और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी कम है क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमारा डिक्रीज हो रहा है। इट मींस इंक्रीज इन रेवेन्यू कलेक्शन, इसका मतलब है कि सरकार के पास में पैसा आ ज्यादा रहा है और गवर्नमेंट खर्चा कर कम रही है, इसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कम रहेगी और कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। प्रैक्टिकली मैंने आपको बता दिया। अब इसका डीमेरिट क्या हो सकता है, देखो जिस तरह से ये इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम के लिए अच्छा है, वहीं अगर कंट्री डिप्रेशन के अंदर है, अगर कंट्री डाउन जा रही है, डिप्रेशन का मतलब है जिस तरह से इन्फ्लेशन कब होता है, जब लोग डिमांड ज्यादा करते हैं, वहीं डिप्रेशन का मतलब क्या है कि एग्रीगेट डिमांड बिल्कुल कम है, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है, इकोनॉमी एकदम डाउन गई हुई है। इसका मतलब सी भी कम है, जी भी कम है, आई भी कम है और एक्स माइनस एम भी कम है, इकोनॉमी एकदम डाउन जा रही है। इन दैट केस सरप्लस बजट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि सरप्लस बजट का मतलब क्या है, रेवेन्यू ज्यादा, रेवेन्यू ज्यादा मतलब सरकार के पास में टैक्स से इनकम ज्यादा आ रही है, टैक्स से इनकम ज्यादा आ रही है, इसका मतलब ये लोग खर्चा नहीं कर पा रहे, इनके हाथ में पैसा नहीं बच रहा, पैसा नहीं बच रहा मतलब ये और डिमांड कम करेंगे और खर्चा कम करेंगे, इकोनॉमी उल्टा और डाउन जाती जाएगी, बिल्कुल डाउन जाती जाएगी, चीजों की प्राइस गिरती जाएगी, इकोनॉमी डिप्रेशन में रहेगी। वहीं यहाँ पर ये भी शो हो रहा है कि सरकार का खर्चा भी कम है, सरकार का खर्चा कम है, अगेन एग्रीगेट डिमांड कम है, तो कंट्री डिप्रेशन में ही रह जाएगी। तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो सरप्लस बजट इज वेरी गुड, बट डिप्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरप्लस बजट बहुत ज्यादा खराब है। इफ गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली परस्यूज द पॉलिसी ऑफ सरप्लस बजट, अगर सरकार हमेशा हर साल सरप्लस बजट की ही पॉलिसी रखती है कि रेवेन्यू ज्यादा होगा, हम खर्चा कम करेंगे, सरकार खर्चा कम कर रही है, कम कर रही है, सरकार का खर्चा कम है, अगेन एग्रीगेट डिमांड गिरती जाएगी, डिमांड ही नहीं है तो प्रोड्यूसर को कहीं ना कहीं अपना प्रोडक्शन भी गिराना पड़ेगा। अगर प्रोड्यूसर को अपना प्रोडक्शन गिराना है मतलब उसे कम लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, उसकी जो लेबर है वो डिक्रीज होगी, वो अपनी एग्जिस्टिंग लेबर को भी निकाल देगा, लोगों को कम रोजगार मिलेगा और कंट्री के अंदर क्या आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आया, सरप्लस बजट मतलब सरकार का खर्चा कम, सरकार का खर्चा मतलब एग्रीगेट डिमांड कम, एग्रीगेट डिमांड कम मतलब प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन भी कम करना पड़ेगा, प्रोडक्शन मत कम मतलब कम लेबर की रिक्वायरमेंट होगी और अपने आप कंट्री के अंदर क्या आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसकी वजह से एडी गिरेगा, एडी गिरेगा तो कंट्री के अंदर क्या आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर हो गया। अब लास्ट आता है हमारे पास में हमारा डेफिसिट बजट कि गवर्नमेंट की रिसीट्स तो हुई 100 रुपए की, बट गवर्नमेंट खर्चा कर रही है 150 का, तो ये एक्स्ट्रा 50 रुपए सरकार कहां से लेकर आ रही है, बोरोइंग्स करके लेकर आ रही है। और कहीं ना कहीं ये शो करता है कि जो हमारी सरकार है वो फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड नहीं है, उसके पास में आय इतना आ रहा है बट वो खर्च इतना कर रही है। तो डेफिसिट बजट कौन सा बजट है, जिसके अंदर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर तो ज्यादा होता है और गवर्नमेंट की रिसीट्स कम होती है। सरकार का एक्सपेंडिचर 150 का है
बट इनकम कितने की है, 100 रुपए की। इसके भी कुछ फायदे हैं। कीन्स बताते हैं इसके क्या मेरिट्स हैं। कीन्स रिकमेंड्स दैट द डेफिसिट बजट इज अ की इंस्ट्रूमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन। पीछे वाला ही ले लो, उल्टा कर लो, जो उसका डीमेरिट था वो इसका मेरिट बन गया। कंट्री के अंदर डिप्रेशन है, डिप्रेशन मतलब एग्रीगेट डिमांड बिल्कुल कम है, एग्रीगेट डिमांड बिल्कुल कम है, लोग डिमांड ही नहीं करे क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है। अब सरकार सोचती है हम तो कैसा बजट रखेंगे, डेफिसिट बजट रखेंगे, मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा है, मतलब ये जो जी होता है ये ज्यादा है, रिसीट्स कम है। रिसीट्स का मेन सोर्स क्या होता है, टैक्सेस। कहीं ना कहीं सरकार लोगों से टैक्सेस भी कम ले रही है। टैक्सेस कम ले रही है मतलब लोगों के हाथ में इनकम ज्यादा रहेगी, ज्यादा इनकम बचेगी, उनकी डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी और लोगों का खर्चा भी अपने आप इंक्रीज होगा। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर अपने आप हमारा एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। डिमांड इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली प्रोड्यूसर को ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ज्यादा प्रोडक्शन करेगा मतलब कंट्री का जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, हमारी कंट्री डिप्रेशन से बाहर निकल रही है। तो ड्यूरिंग डिप्रेशन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जनरली कंट्री के अंदर क्या रहता है, लो रहता है, ड्यू टू विच प्लान्ड आउटपुट इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन कम करना पड़ता है क्योंकि डिप्रेशन है, कंट्री के अंदर लोग डिमांड नहीं करे, जो पहले वाली सिचुएशन थी, तो प्रोड्यूसर भी प्रोडक्शन कम करेगा, इकोनॉमी एकदम डाउन जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री के अंदर आता है। तो अगर गवर्नमेंट अपना बजट डेफिसिट रखती है तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से सरकार का खर्चा बढ़ रहा है, कंज्यूमर्स का खर्चा बढ़ रहा है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और कंट्री के अंदर ये जो डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मैंने आपको तरीका बता ही दिया। यहाँ पर सरकार का खर्चा भी बढ़ रहा है, सरकार टैक्सेस गिरा रही है क्योंकि गवर्नमेंट की रिसीट्स कम है, इसका मतलब लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा रहेगा, लोग कंजम्पशन ज्यादा करेंगे, प्रोड्यूसर सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेगा क्योंकि यहाँ पर एक आई भी होता है, इसे भी अगर टैक्सेस कम देने पड़ेंगे प्रोड्यूसर को भी तो ये भी खर्चा ज्यादा करेगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेगा और इकोनॉमी अपने आप डिप्रेशन से बाहर निकलेगी। अब डीमेरिट्स क्या है डेफिसिट बजट के, तो देखो जो सरप्लस बजट के मेरिट्स थे वो डेफिसिट बजट के क्या होंगे, डीमेरिट्स होंगे। डेफिसिट बजट इज नॉट गुड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन। अगर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन चल रहा है तो डेफिसिट बजट बिल्कुल भी सही नहीं है। ये क्या था, सरप्लस बजट का मेरिट था। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि चीजों की प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है, कंट्री के अंदर क्या है, महंगाई है। अब महंगाई क्यों होती है, देखो जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है, लोग बहुत ज्यादा डिमांड करेंगे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती ही जा रही है, इन दैट सिचुएशन प्रोड्यूसर इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकता। प्रोड्यूसर की भी एक कैपेसिटी है, वो भी एक लिमिट तक ही अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है, तो वो इतनी डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। इन दैट सिचुएशन प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ता है, चीजों की प्राइसेस को इंक्रीज करना पड़ता है ताकि कहीं ना कहीं ये डिमांड कम हो, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वही लोग खरीदें और इसी की वजह से कंट्री के अंदर क्या आता है, इन्फ्लेशन आता है। अब ये एग्रीगेट डिमांड कैसे निकलती है, हमारी चार चीजों को प्लस करके, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। हम लोग कहते हैं डेफिसिट बजट है, यानी कि गवर्नमेंट की रिसीट्स तो 100 की है बट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितने का है, 150 का। गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा कर रही है, गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा कर रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जी बढ़ रहा है। गवर्नमेंट की रिसीट्स कम है यानी कि सरकार हमसे टैक्सेस के तौर पर कम पैसा ले रही है, तो हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम है, हमारी जो बची हुई इनकम है वो ज्यादा है, हमारे पास में पैसा ज्यादा है, तो अगेन हम भी कंजम्पशन ज्यादा करेंगे, जी भी इंक्रीज हो रहा है, आई भी इंक्रीज हो रहा है। सरकार कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर सेक्टर से भी टैक्सेस कम ले रही है, तो ये भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहा है। अगर सारी चीजें इंक्रीज होंगी तो ये एग्रीगेट डिमांड तो बढ़ती जाएगी, प्रोड्यूसर को प्राइसेस इंक्रीज करनी पड़ेंगे और कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम चलती जाएगी। तो डेफिसिट बजट जो है वो इन्फ्लेशन की सिचुएशन के लिए अच्छा नहीं है। अगर डेफिसिट बजट होता है इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती जाएगी क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी ज्यादा है, हमारा एक्सपेंडिचर भी ज्यादा है, प्रोड्यूसर भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहा है और कंट्री के अंदर एक इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, एक महंगाई वाला स्पाइरल कंटिन्यू चलता जाता है और इसकी वजह से जन्म होता है वेज प्राइस स्पाइरल का। किसका जन्म होता है, वेज प्राइस स्पाइरल का। अच्छा ये भी समझा देती हूँ, एक छोटा सा वर्ड है, देखो वेज प्राइस स्पाइरल का मतलब क्या है, चीजों की प्राइसेस कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। अगर चीजों की प्राइसेस बढ़ती जा रही है तो प्रोड्यूसर के पास में जो लेबर काम कर रही है वो बोलेगी यार आप खुद तो प्राइसेस ज्यादा चार्ज कर रहे हो, कंट्री के अंदर इतनी ज्यादा महंगाई है तो आप हमारी भी वेजेस को बढ़ाओ। वो क्या कहेगा, यार कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा महंगाई है, आप खुद भी तो जो आपके कस्टमर्स है उससे ज्यादा प्राइस पर चार्ज कर रहे हो, तो हमारी भी तनख्वाह बढ़वाओ। इनकी तनख्वाह बढ़ेगी तो देखा जाए तो ये जो लेबर है ये कहीं ना कहीं आम जनता ही है। आम जनता के पास में अगर वेजेस ज्यादा आई, आम जनता की इनकम ज्यादा है तो आम जनता और कंजम्पशन करेगी, एग्रीगेट डिमांड और बढ़ेगी, कंट्री के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो चलता जाएगा। तो ये वेज और प्राइस का स्पाइरल कंटिन्यू कंट्री के अंदर चलता जाता है, विच इज नॉट गुड। तो आज मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया आपका गवर्नमेंट बजट। अब आपको क्या
करना है, इस वीडियो को मैं प्लेलिस्ट के अंदर सीक्वेंस में अरेंज कर दूंगी। पिछले 4 वीडियोस थ्योरी वाले हैं, वो भी आपको पढ़ने हैं। ये 5th वीडियो है जो थ्योरी वाला है। इसके बाद में इस चैप्टर का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वाला वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है, और एक वीडियो और है जिसके अंदर मैंने आपको इस चैप्टर के बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाए हैं। तो आपको सारे वीडियोस को सीक्वेंस में देखना है। जैसे ही आप सीक्वेंस में देखोगे आपका गवर्नमेंट बजट काफी डिटेल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय फॉर नाउ।